एथलेटिक्स में एक प्रतिस्पर्धा होती है डीकैथलॉन। इसके अंतर्गत 10 प्रतियोगिताएं होती हैं, दौड़ने की, कूदने की, फेंकने की इत्यादि। और डीकैथलॉन को जो जीतता है ओलंपिक्स में, उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एथलीट माना जाता। ये परंपरा सन 1912 में स्थापित हुई, जब स्वीडन के राजा ने जिम थॉर्प को कहा, सर यू आर द बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड। अतः डीकैथलॉन से प्रेरणा लेते हुए विचार शक्ति के अंतर्गत मैंने 10 विचार प्रणालियों को सम्मिलित किया है। एक, बिग पिक्चर थिंकिंग, अर्थात वृहद दृश्य के विचार। जो वृहद दृश्य विचारक होते हैं, वे मानो किसी चीज को आकाश से देखते हैं, उसके अंतर्गत संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज इत्यादि को वे जान पाते हैं। तो वृहद दृश्य विचारक किसी भी संस्था में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे उन्नति के मार्ग के बारे में जानकारी दे पाते हैं। किंतु अगर कोई आकाश में ही उड़ता रहे अपने विचारों में, तो उससे कार्य संपन्न नहीं होगा। अतः इसके बाद आते हैं दूसरे प्रकार के विचार, डिटेल ओरिएंटेड थिंकिंग, अर्थात विस्तृत विचार सोच। इसमें हम प्लानिंग करते हैं, कितना धन लगेगा, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, प्रोजेक्ट शेड्यूल्स क्या होंगे, इत्यादि इत्यादि। जैसे महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा है, किंतु लिखने से पहले वे प्रेरणा प्राप्त करने भगवान शिव के पास पहुंचे कैलाश। जैसे वे पर्वत को चढ़ने लगे, महादेव ने देखा महर्षि आ रहे हैं और सोचे कि क्यों लेबर करेंगे ऊपर चढ़ने की, मैं उनको दूर से ही सिखा देता हूं। तो ये डिस्टेंस लर्निंग का पहला आख्यान इतिहास में आया। शंकर जी अपना डमरू लिए और उस पर 12 आवाजें किए। महर्षि पाणिनि ने सुना, वे समझ गए। उन्होंने वापस आकर अष्टाध्यायी लिखा, संस्कृत का व्याकरण, जिसके अंतर्गत 4000 सूत्र हैं। ऐसा व्याकरण जो 5000 वर्षों में परिवर्तित नहीं हुआ। किंतु अष्टाध्यायी से विद्यार्थियों को विशेष समझ में नहीं आया कि व्याकरण को व्यवहार में कैसे उतारना। अतः कात्यायन आए, जिन्होंने महर्षि पाणिनि के उस व्याकरण का डिटेल कर दिया अपने वर्तिका में। अब विद्यार्थियों के लिए सहज तो हुआ, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं था। पुनः एक संत पहुंचे, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने उनका वृहद विस्तार कर दिया अपने महाभाष्य में। तो महादेव ने जो 12 आवाजें की थी, ये महेश्वर सूत्र के रूप में विख्यात हैं। ये थी बिग पिक्चर थिंकिंग। तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें हम किसी भी चीज की जांच पड़ताल करके उसकी सत्यता को जानने का प्रयास करते हैं। क्रिटिकल थिंकर्स किसी भी प्रोफेशनल संस्था में बहुत मूल्यवान होते हैं, क्योंकि संस्था उनके ऊपर डिपेंड करती है जानने के लिए ये योजना क्या वास्तव में सफल हो पाएगी अथवा नहीं। इसके बाद
आती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, अर्थात विमर्शी चिंतन। जैसे लोग आकर मुझे कहते हैं, स्वामी जी आपके साधना शिविर में भाग लिए बहुत मजा आया। अब मैं उनसे प्रश्न करता हूं, कौन सी चीजें अच्छी लगी? तो वे उसका चिंतन शुरू कर देते हैं और वो जो मधुर स्मृतियां थी उनको पुनः मन में लाते हैं। इसी प्रकार से जीवन की भागदौड़ में हमें अनुभव तो कई होते हैं, किंतु उनके पश्चात जब हम थोड़ा सहम के उनके ऊपर चिंतन शुरू करते हैं तो उनसे सीख मिलती है और उनके रसों का आस्वादन करने को मिलता है। तो ये है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अब इसके बाद आती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अर्थात रणनीतिक सोच। इसे प्लानिंग भी कह सकते हैं। तो प्लानिंग तो अति आवश्यक है ही। हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत शक्तिशाली सफल राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य। अलेक्जेंडर जब भारत से लौटा तो उसने अपने सेनापतियों को जगह जगह स्थापित कर दिया और भारतवर्ष बट गया विभिन्न राज्यों में और विदेशियों के शासन के अंतर्गत आ गया। तब चाणक्य पंडित के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा आंदोलन शुरू किया कि भारतवर्ष को एक कर दिया, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जो विश्व में अलेक्जेंडर के बाद दूसरे नंबर पर था। किंतु अपने अभियान के प्रारंभ में चंद्रगुप्त मौर्य को बार बार हार मिल रही थी। एक बार वो हार कर शत्रु सेना से भाग रहा था छद्मवेश में, तो एक महिला के घर जाकर भिक्षा मांगने लगा। महिला ने उसे खिचड़ी परोसी पत्ते पर। उसने खिचड़ी में हाथ डाला तो जल गया और वो चीखा। महिला ने कहा, तुम अपने राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समान मूर्ख हो। उसने कहा, क्या मतलब? मतलब खिचड़ी गर्म है, तुम उसको बाहर से खाओ। इसी प्रकार से तुम्हारे राजा भी सेल्यूसस निकेटर से सीधी सीधी टक्कर लेना चाह रहे हैं। वो बाहर बाहर थोड़ा थोड़ा जीतते चले जाएं, अवश्य उनको सफलता मिलेगी। ये उपदेश से चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रेटेजी एक मिली और धीरे धीरे अपने राज्य को बढ़ाता चला गया। लास्ट में जब सेल्यूसस निकेटर के साथ युद्ध हुआ तो चंद्रगुप्त विजयी रहे और निकेटर ने अपनी बेटी का हाथ विवाह में चंद्रगुप्त को दे दिया। तब चंद्रगुप्त मौर्य का इतना बड़ा साम्राज्य बना और उनके अंतर्गत भारतवर्ष एक हुआ। अब डीकैथलॉन ऑफ थॉट्स के अंतर्गत अगला आता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अथवा अमूर्त विचार। तो इसमें हम इन बड़े प्रश्नों पर विचार करते हैं कि इस सिद्धांत में नैतिकता क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, इसके मूल्य क्या है। तो अमूर्त विचार के विशेषज्ञ होते हैं फिलॉसफर, दार्शनिक, जो किसी चीज की नैतिक अनैतिकता इत्यादि पर प्रकाश डालते हैं मानव समाज के लिए। पश्चात आती है प्रैक्टिकल थिंकिंग अथवा व्यवहारिक सोच। तो हम सिद्धांत अनेक बता सकते हैं, किंतु प्रश्न ये होता है, क्या उसे हम जीवन में लागू कर सकते हैं? क्या हम उसे मूर्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो प्रैक्टिकल थिंकर्स इस चीज के विशेषज्ञ होते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट करने में
क्या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके पश्चात अंतिम है मैच्योर थिंकिंग अथवा परिपक्व विचार। देखिए, मनुष्य भावनात्मक प्राणी है और ये भावनाएं हमें दुख भी देती हैं और सुख भी देती हैं। तो परिपक्व विचार के अंतर्गत 3 कलाएं आती हैं। एक है सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स, आत्म जागरूकता, अपने विचारों के बारे में जानकारी रखना, मेरे दोष क्या हैं, गुण क्या हैं इत्यादि। दूसरा है इमोशनल एम्पैथी, अर्थात दूसरे के विचारों के प्रति सहानुभूति रखना। भाई वो कैसा सोच रहा होगा, उसको कोई भावनात्मक चोट तो नहीं लगी होगी। और तीसरा है आत्म प्रभुत्व, सेल्फ मास्टरी, अर्थात अपने मन के विकारों पर नियंत्रण प्राप्त करना एवं बुद्धि को हावी रखना। तो इनके द्वारा हम मैच्योर थिंकिंग अर्थात परिपक्व विचार कर सकते हैं। हमने ये 8 प्रकार के विचारों के बारे में चिंतन किया और 2 प्रकार के विचार पिछले एपिसोड में बताए थे, एक फोकस्ड थिंकिंग और एक क्रिएटिव अर्थात रचनात्मक विचार। ये सब मिलकर हुए डीकैथलॉन ऑफ थॉट्स। अब इसके आगे आएगा आध्यात्मिक विचार। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।